किसी भी देश का संविधान सिर्फ कुछ कानूनी नियमों की किताब नहीं होता। वो उस देश की आत्मा होती है, उसकी चेतना होती है। और आज हम भारत के संविधान की इसी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी शुरुआती हिस्से को परत दर परत खोलकर। तो चलिए शुरुआत इसी दमदार बात से करते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है संविधान के पहले 51 आर्टिकल्स में जिन्हें इसकी असली आत्मा कहा जाता है? सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जो पूरे भारत की कहानी की नींव रखता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है? संविधान के पहले 4 भागों को एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह देखना। सोचिए, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी इमारत का नहीं बल्कि पूरे भारत राष्ट्र का खाका तैयार कर रहा है। इस ब्लूप्रिंट के 4 बहुत ही अहम हिस्से हैं। पहला, देश का नक्शा बनाना। दूसरा, ये तय करना कि इस नक्शे के अंदर रहने वाले लोग यानी नागरिक कौन हैं। तीसरा, उन नागरिकों की आज़ादी के लिए मजबूत स्तंभ खड़े करना। और चौथा, देश को आगे किस दिशा में बढ़ना है उसके लिए एक ध्रुव तारे की तरह लक्ष्य तय करना। तो ब्लूप्रिंट का पहला कदम आर्टिकल 1 से 4 भारत का नक्शा तैयार करते हैं। ये बताते हैं कि भारत की सीमाएं क्या हैं, इसमें कौन कौन से राज्य और इलाके शामिल होंगे। ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्र के शरीर को परिभाषित करने जैसा है। ठीक है, तो एक बार जब देश की भौगोलिक सीमाएं तय हो गईं, तो अगला और बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, इस देश का सदस्य कौन है? मतलब भारत का नागरिक कौन है? संविधान के आर्टिकल 5 से 11 इसी बड़े सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, नागरिकता का सीधा सा मतलब है किसी भी इंसान को कानून के तहत एक आज़ाद देश के कानूनी सदस्य के रूप में पहचान मिलना, और यही पहचान हमें उस देश में सारे अधिकार देती है। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। ये बताती है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन नागरिक कौन था। तो आर्टिकल 5 के हिसाब से अगर कोई भारत में रहता था, मतलब उसका डोमिसाइल था, और साथ ही या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा था, तो उसे भारत का नागरिक माना गया। चलिए अब ब्लूप्रिंट के तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। नक्शा बन गया, नागरिक भी तय हो गए, पर अब उन नागरिकों की रक्षा कैसे होगी? यहीं पर आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, जो इस ब्लूप्रिंट के सबसे मजबूत स्तंभ है। मौलिक अधिकार वो बुनियादी हक हैं जो हर नागरिक को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें अदालत में जाकर लागू करवाया जा सकता है। असल में ये सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। इनका मकसद एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना है जहां हर इंसान सिर उठाकर गरिमा से जी सके। इन सभी अधिकारों के दिल में जो बसता है वो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और ये सिर्फ जिंदा रहने का हक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। और यही आर्टिकल हमें दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक सांस लेता हुआ एक जीवंत दस्तावेज है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये कमाल है। ये दिखाती है कि कैसे आर्टिकल 21 समय के साथ विकसित हुआ है। 1950 में ए.के. गोपालन केस में इसकी व्याख्या बहुत सीमित थी, लेकिन फिर 1979 में हुसैनारा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी सुनवाई का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। और बात यही नहीं रुकी। 2012 में रामलीला मैदान केस में तो कोर्ट ने नींद के अधिकार को भी मौलिक अधिकार मान लिया। ये दिखाता है कि संविधान कैसे हमारी बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढालता है। अब हम इस ब्लूप्रिंट के चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर मौलिक अधिकार सरकार की सीमाएं तय करते हैं, तो निदेशक तत्व सरकार को उसका रास्ता दिखाते हैं। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपस, एक मॉरल कंपस की तरह है। ये जो निदेशक तत्व हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये वो सिद्धांत हैं जो सरकार को बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। इनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना है। हाँ, इन्हें अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन देश चलाने के लिए ये बुनियादी माने जाते हैं। अब ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। मौलिक अधिकार सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, जबकि निदेशक तत्व बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। अधिकार कानूनी तौर पर लागू होते हैं, तत्व नैतिक तौर पर। अधिकार एक व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जबकि तत्व पूरे समाज की भलाई को बढ़ावा देते हैं। यही तो हमारे संविधान के डिजाइन की खूबसूरती है।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन्हीं निदेशक तत्वों की वजह से समान काम के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता जैसे कानून बने हैं। ये सिद्धांत जमीनी स्तर पर महिलाओं, बच्चों और पर्यावरण को सीधा फायदा पहुंचाते हैं। तो अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ हैं व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी देने वाले मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ है पूरे समाज की भलाई का लक्ष्य रखने वाले निदेशक तत्व। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, तब क्या होता है जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार पूरे समाज के लक्ष्य से टकराता है? दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? और जानते हैं, हमारे संविधान का असली जीनियस, उसकी असली खूबी इसी सवाल के जवाब में छिपी है। इसकी महानता किसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच लगातार चलने वाले संवाद और संतुलन में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लक्ष्य की ओर काम करते हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि भारत का संविधान एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो कभी पूरा नहीं होता। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसे हर पीढ़ी अपने समय और अपनी चुनौतियों के हिसाब से समझती है और आगे बढ़ाती है। सवाल ये नहीं है कि संविधान क्या था, बल्कि सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसे क्या बनाते हैं।